जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए श्री सुमित अवस्थी सर का। चलिए जगदीप जी चलिए, आप चलिए। इतनी कमजोर तालियां नहीं यार, एक बार जोरदार तालियां बजाकर यहाँ से वहाँ तक। और जयदेव कर्णिक सर भी हमारे बीच में हैं। राहत साहब का मुझे एक शेर याद आता है कि हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। मैं इसमें एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूँ, सर से क्षमा मांगते हुए छोटी सी त्रुटि करना चाहता हूँ कि हमसे पूछिए कि गजल मांगती की खबर मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। बहुत बहुत स्वागत सर, और सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपके साथ जैन को वे आए और स्वागत करें। भावुक कर देने वाला क्षण है इंदौर की जिस परंपरा, जिस विरासत का नाम सुनते हुए हम बड़े हुए, पत्रकारिता का वो परचम किस तरह देश और दुनिया में गर्व के साथ फहरा रहा है, और उस परचम के, उस परंपरा के एक और ध्वजवाहक सुमित अवस्थी जी हमारे इंदौर मालव माटी से ही निकले हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। जो परिचय है पत्रकारिता से मेरा और श्री सुमित अवस्थी जी से मेरा, और मैं यही सोच रहा था कि जब इस सत्र में मंच पर बैठूंगा तो कहीं शायद कंठ अवरुद्ध ना हो और मैं अपने रोमकूपों की सिहरन को रोक पाऊंगा कि नहीं, पर ऐसा हो रहा है। और जो लोग सभागार में बैठे हैं, जानते हैं इस यात्रा को, वो इसको बखूबी समझ सकते हैं। पहला सवाल यही है कि इंदौर से दिल्ली तक की इस यात्रा के 2.5 दशक कैसे रहे, और आपको अब कैसा लगता है जब पीछे मुड़कर अपनी खुद की पत्रकारिता को आप देखते हैं, और इंदौर की इस परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में आप खुद को कैसा पाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बहुत कम ऐसा होता है कि हम तो कैमरे के सामने बैठे होते हैं तो आप लोगों से तारुफ नहीं हो पाता कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। तो मैंने ये जय श्री महाकाल इसीलिए बोला ताकि मुझे पता लगे कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मुझे आपके रिफ्लेक्शंस, आपकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और मैं केवल सिर्फ कैमरा नहीं है, बहुत सी आंखें भी मुझे देख रही हैं जो मेरी हर बात को पकड़ेंगी, तोल मोल के देखेंगी। सवाल कैसा लग रहा है जयदीप ने पूछा, और हम लोग सिखाते हैं अपने पत्रकारिता में कि यही सवाल नहीं पूछना है क्योंकि इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है कई मौकों पर। लेकिन मैं एक लाइन में कहूँ जयदीप, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में इस वक्त तो काफ़ी सफोकेटेड महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। AQI 450-500 है, इसीलिए यहाँ आके 80-90 के AQI में जब मैं आया हूँ इंदौर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है, अपनापन लग रहा है। एक अजीब सी खुशबू है, एक अजीब सी सौंधी सी अपनापन की, लगाव वाली मिट्टी की खुशबू यहाँ से आ रही है। तो उसके लिए इंदौर को इंदौर बनाए रखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चले गए और जयदीप ने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, मैं उनका अंश मात्र भी नहीं हूँ। और कोशिश है कि जब भी जाएं इस दुनिया से तो कम से कम उस लिस्ट में सबसे आखिर में एक नाम ज़रूर हो जाए। अब होगा कि नहीं होगा ये आप लोग तय करेंगे। कहाँ राहुल बारपुते जी, कहाँ रज्जू भैया, कहाँ प्रभाष जी, बाप रे बाप सोच भी नहीं सकते वहाँ से। पर ये सफ़र वाकई में बहुत, मैं ये कहूँगा कि हम वो लकी पीढ़ी के लोग हैं जिसने वो ट्रांजिशन को देखा है। मैं जब ट्रांजिशन कह रहा हूँ तो अखबार वाला पत्रकारिता और आज की तारीख में मोजो वाली पत्रकारिता। आप सब जर्नलिस्ट हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप सब पत्रकार बने हुए हैं, आपको पत्रकारिता सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस दौर को हमने देखा है, इस ट्रांजिशन को हमने जिया है। हमने पोस्टकार्ड देखा है, अब हम शॉर्ट्स देख रहे हैं। हमने STD बूथ के फ़ोन देखे हैं, फैक्स मशीनें देखी हैं, अब हम तुरंत लिखते हैं और लाइव हो जाते हैं। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कैमरे ऑन है, आप लाइव पे जा सकते हैं। तो हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसने इन दोनों पीढ़ियों को, इन दोनों अंतराल को समझा है, देखा है।
इसीलिए किस्से, कहानियाँ, अनुभव बहुत सारे हैं कहने के लिए, वक्त कम है। मैं जानता हूँ कि बड़ा मंच है ये लिट चौक का और उसमें सब चीज़ तो नहीं बताएंगे। अब जयदीप जी कितनी बातें निकलवा पाते हैं मुझसे अगले 40-50 मिनट में, या आप लोग क्या सवाल पूछते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इस सवाल का जवाब देते देते जयदीप, वो ये कि तसल्ली है, संतुष्टि है, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत कम लोग होंगे जो दिल्ली में काम कर रहे हैं और फिर भी तसल्ली से सो पा रहे हैं। वो इसलिए कि काजल की कोठरी में रहकर भी बेदाग रहना आसान नहीं होता है। हमारे जो दोनों बंधु यहाँ बैठे, इन्होंने ये करके दिखाया और इसके लिए भी एक बार जरूर ताली बजाइए। आपको पत्रकारिता की फहरिस्त में कई ऐसे नाम मिलेंगे जिन पर संशय की उंगलियां उठ सकती है, लेकिन वहां पर उस जगह काजल की कोठरी में रहकर खुद को बेदाग रख पाना, और मैं गर्व से कहता हूँ दोनों ही होलकर कॉलेज में पढ़े, अखिलेश सीनियर थे, नहीं तीनों, जयदीप भी थे। हाँ मैं भी, ये भी तो ये लोग पहले दिल्ली पहुंच गए और कहते भी थे कि तुम भी आओ, पर मुझे खुशी है, सौभाग्य है कि इंदौर में ऐसे अवसर मिले कि इंदौर की माटी ने, उसके प्रेम ने नहीं छोड़ा। बहरहाल दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश आता हूँ। हमारे यहाँ से इंदौर से तो नर्मदा 90 किलोमीटर दूर है और वहां से 90 किलोमीटर से पानी खींचकर हम लाते हैं, तब इंदौर की प्यास बुझ पाती है, क्योंकि जो दोनों हमारे तालाब है उनमें इतना पानी नहीं होता कि इतनी बड़ी आबादी, जो कभी 7-8 लाख थी, अब 30-35 लाख की आबादी है। पर उसी नर्मदा के किनारे भी बहुत खूबसूरत बचपन सुमित जी का बीता है, जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों, इंदौर ये बाद में आए, पहले ये होशंगाबाद में थे। तो बचपन के वो होशंगाबाद के दिन और नर्मदा किनारे के वो दिन मैं चाहूंगा सुमित जी इस मंच से याद करें और उन यादों के गलियारों में हमें भी ले चलें और खुद भी कुछ उस वक्त की यादें हमसे साझा करें। होशंगाबाद से पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल पिताजी सरकारी नौकरी में थे, सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए काम करते थे। उनकी पोस्टिंग उन दिनों होशंगाबाद में थी, वही पोस्टिंग बाद में इंदौर में आकाशवाणी में हुई। तो जब पापा होशंगाबाद में थे तो मैं प्राइमरी स्कूल, मैंने जो किया स्कूलिंग वो होशंगाबाद में हुई। और होशंगाबाद में नर्मदा के तट पे रहते थे बिल्कुल। जो आज मैं थोड़ी बहुत भी स्विमिंग करता हूँ, तो उस ज़माने में हम लोग प्लास्टिक की कुप्पी लगाते थे पीठ पे, उसको हम लोग कुप्पी बोलते थे, पता नहीं क्या बोला जाता है आज की भाषा में। वो डालडा का जो कनस्तर, वो डब्बा आता था 5 लीटर 5 किलो वाला डालडा वाला, उसमें डब्बे को सील, ढक्कन को सील कर देते थे वेल्डिंग करके, और रस्सी बांध देते थे, और वो रस्सी दोनों हाथों में ऐसे लगा लेते थे, जैसे आजकल टायर पे बच्चे सीखते हैं, ट्यूब पे बच्चे सीखते हैं, तो हम वो उसको लगा के हमको छोड़ दिया था पानी में। तो ऐसे हमने नर्मदा में स्विमिंग सीखी। कोई स्विमिंग पूल का ज़माना तो वो था नहीं, पर होशंगाबाद में बहुत अपनापन था। वहाँ पे नर्मदा उत्सव होता था, छोटा सा जगह, हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जानता है। एक दीवान फैमिली थी, राकेश दीवान फैमिली, योगेश दीवान फैमिली, पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। सुरेश उपाध्याय जी इतने बड़े कवि, विनोद निगम साहब इतने बड़े कवि, ये पापा की मित्र मंडली थी। और वहीं से थोड़ा बहुत रुचि साहित्य की कह लीजिए, लिखने की कह लीजिए, गानों के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में, ये सब बचपन से अपने आप मिला। मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, कि मैं किस्मत शायद मेरी ठीक थी। मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे काम किए थे कि मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ, क्योंकि जब जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ मैं था। तो मुझे ये आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का सानिध्य मिला, जो लोगों का सिलसिला सीधे पत्रकारिता से तो नहीं कह सकता, लेकिन साहित्य से था। कविताएं, मैगजीन, लेख, आलेख, पापा का सर्कल वैसा था। तो शायद ये वहीं से अपने आप आता गया। किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं कहा कि पत्रकारिता करनी है, और ना मैंने सोचा था। जब हम होशंगाबाद से इंदौर भी पहुँचे तो ये बचपन में कभी नहीं सोचा था कि जीवन में पत्रकारिता करनी है, पर क्योंकि रुचि थी अखबार पढ़ने की, पत्रिकाएं देखने की, मैगजीन देखने की, कुछ भी मिल जाए पढ़ना है। वो पोहे का पूड़ा मिलता था तो वो पोहे का कागज पढ़ लेते थे कि उसमें क्या लिखा है नीचे, और वो 3 दिन पुराना है कि 1 दिन पुराना है, उससे पता लग जाता था ये जो पोहे खा रहे हैं इंदौर के भंवरकुआं पे खड़े होके तो वो पढ़ने की आदत थी। और फिर घर में क्योंकि पिताजी आकाशवाणी में आए दिल्ली इंदौर में, तो पत्रिकाओं का सिलसिला खूब हुआ। खेल हलचल, प्रतियोगिता दर्पण, ये इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग, रविवार, दिनमान, ये सब किताबें पढ़ी हैं। तो शायद अपने आप आता गया कि आसपास क्या घट रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो शायद वहीं से हुआ।
आपकी मेरी पीढ़ी का बचपन एकदम आंखों के सामने घूम जाता है। घर में बहुत सारे अखबार आते थे हाँ। और वो संस्कारों को सबकॉन्शियस में, जैसे हम कहते हैं ना, अवचेतन में पुष्पित पल्लवित करते रहे और हमें पता नहीं चला, और वहीं से बीज पड़े हैं। और बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अब नर्मदा के ठीक उस किनारे से जहाँ कुप्पी बांधकर आपने तैरना सीखा, जो नदी में तैरना सीखता है ना, फिर उसकी तैराकी हमेशा मजबूत बनी रहती है। स्विमिंग पूल वाला भूल सकता, नदी वाला कभी नहीं भूल सकता। नदी की तैराकी मजबूत होती है और आपको हर धारा में तैरना सिखाती है। शायद इसीलिए आगे के संघर्ष भी आपने उसी स्पिरिट के साथ, उसी भावना से झेले। इंदौर आ जाता हूँ, इंदौर में हम बैठे हैं, यही आपका स्कूल की आगे की यात्रा रही, बचपन गुजरा साइकिलों पे, यही गलियों में आप घूमते रहोगे। इसी गांधी हॉल में आप याद भी कर रहे थे, पुस्तक मेले लगते थे जब हम स्टेज के पीछे बात कर रहे थे। बचपन के उन दिनों को, स्कूली दिनों को, जब हम पत्रकारिता में इंदौर के परचम की बात करते हैं, तो उस जड़ों को, उस यात्राओं से अगर लेकर चले तो क्या यादें हैं आपकी? और खास तौर पर मैं जानना चाहूंगा कि उस दिन, उस समय केंद्रीय विद्यालय के दिनों में कोई ऐसी शरारत जो आपको आज तक याद हो? यहाँ बता दूं क्या? देखिए, आज क्या है, रोल थोड़ा बदल गया है। सुमित जी एंकरिंग करते हैं और लोगों को कठिन सवाल पूछकर कटघरे में खड़ा रखते हैं। इनका काम थोड़ा आसान होता है, इनको जवाब नहीं देने होते, आज इनको जवाब देने हैं। सवाल तो कठिन नहीं है, जवाब लेकिन मुझे फंसा देगा। यही आप दूसरों के साथ कर रहे होते हैं टीवी पर इसका मतलब नहीं दूसरों को छोड़ दूंगा मैं। इंदौर में, जैसे मैंने कहा ना, घर में पत्रिकाएं, मैगजीन्स खूब सारी आती थी। मेरी एक छोटी बहन है, हम दोनों के बीच कंपटीशन होता था कि किसने कितना पढ़ लिया। कि साहित्य अगर प्रतियोगिता दर्पण आई है या क्या स्पुतनिक आई है, तो कौन क्या पढ़ ले रहा है, किसने कौन सी चीज़ पढ़ ली। हम दोनों के बीच आपस में कंपटीशन होता था कि मैंने ये कहानी पढ़ी, तुमने वो कहानी पढ़ी। फिर कभी कभी पापा को भी लगा तो वो हमारा आपस में एग्ज़ाम ले लेते थे कि वो कहानी किसने लिखी थी, या अगर वो कहानी पढ़ी है तो लिख के दिखाओ उसमें क्या पढ़ा था। एक उस कहानी को अगर आप 4 पढ़ने की थी तो 4 पैराग्राफ में लिख के दिखाओ। तो शायद ये ऐसी चीज़ें घर से आई, घर का माहौल ऐसा था, तो वो चीज़ें आती गई, सीखते गए, बढ़ते गए जीवन में आगे। स्कूल में ये मैं आज जहाँ भी हूँ, जितना भी मुझे आता है थोड़ा बहुत भी, उसकी वजह सिर्फ इंदौर और इंदौर की फ़िज़ा है। यहाँ पे रह के ताली बनती है, ताली। थोड़ा ठंड लग रही हो तो ताली बजा दीजिए, ठंड आज इतनी है नहीं, ताली बजा दीजिए जी। इंदौर की फ़िज़ा में एक सच्चाई है, एक स्वच्छता है, एक साफगोई है, एक ईमानदारी है। इंदौर में रहकर क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इंदौर में कैसे सोचते हैं लोग, कैसे आप एक दो दूरी के लोग जिनकी 2 अलग अलग विचार हैं, कैसे आप साथ मिलकर एक साथ पोहे खा सकते हैं, आप राजवाड़ा के चक्कर लगा सकते हैं, आप सराफा जा सकते हैं, चाहे कितने भी आप में मतभिन्नता क्यों ना हो, पर जब आप जा रहे हैं दोस्त के तौर पर खाने पीने मस्ती करने, तो ये इंदौर में सीखा मैंने। अब मैं किसी और शहर के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मैंने बचपन वहाँ नहीं देखा। मेरा बचपन पूरा जो जितना भी मुझे याद है वो सब इंदौर की ही यादें हैं, तो इसीलिए वो इंदौर के अंदर था। लेकिन जो आप कह रहे हो कि कोई एक शरारत, तो जैसा हर बच्चा करता है, अब मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं पता बता ही दीजिए। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी मम्मी को ये बात कैसे पता लगी। मैं कोई टीचर बैठा हो तो माफ़ी मांगता हूँ, और कोई छात्र बैठा है तो प्लीज़ इससे सीखना मत जो मैं बोलने वाला हूँ। ये डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि एक दिन स्कूल से बंक मारा था, तड़ी मारी। और ये क्यों मारी? क्योंकि मुझे मैं क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट देखने का बहुत शौकीन रहा हूँ शुरू से, आज भी हूँ। क्रिकेट मैच आ रहा था, कोई क्रूशल मैच था इंडियन टीम का, और वो इंडिया को जीतना बहुत ज़रूरी था। कोई सीरीज़ चल रही थी, आई थिंक 1987 का वर्ल्ड कप था, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ। और मैं उस सीरीज़ के सारे मैच देख रहा था। एक मैच ऐसा फंसा जो अगर भारत नहीं जीतता तो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुँचेगा। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई थैंक्स टू कोरोना। तो पापा से मैंने ज़िद की कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैच देखना है। पर पापा ने कहा नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं छोड़ोगे। तो मैं भी अपनी ज़िद पे अड़ गया, थोड़ा ज़िद्दी हूँ स्वभाव से, तो मैं स्कूल नहीं गया। मैं घर से निकला स्कूल के समय पे, स्कूल के बस्ते में स्कूल की कॉपी किताब के साथ साथ एक टी शर्ट भी रखी कि स्कूल नहीं जाना है। स्कूल शुरू होता था सुबह 7:30 बजे, 7:10 पे, और छुट्टी होती थी 3 बजे दोपहर में। तो मैच शुरू होना था 9:30-10 बजे। तो 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं क्या करूँ?
स्कूल से तड़ी तो मार दी, स्कूल नहीं गए, बंक मार दिया। तो यही रीगल चौराहे पे चारों तरफ फिल्मों के पोस्टर लगते थे, है ना, नए नए। तो मैं अपनी साइकिल पे था साइकिल खड़ी करके पोस्टर देख रहा था मेरे साथ मेरा एक और मित्र भी था। मुझे नहीं पता इस इधर से क्रॉस करके उस रोड पे जा रहा, उस तरफ जा रहा था कि वहाँ कौन सा पोस्टर लगा है पास से देखने के लिए। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और अचानक से मेरे पिताजी मेरे सामने, उनका स्कूटर मेरे सामने रुका और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं बाहर रहा। मैं यहाँ पे कोठारी मार्केट के सामने जहाँ पे वो अमेरिकन ऑप्टिकल्स था, हाँ। अगर अभी भी है तो उसके बगल में एक टीवी का शोरूम था कोई, मैं भूल रहा हूँ। उसके बाहर खड़े होकर मैच देखा मैंने, एक इनिंग। जब 3 बजे छुट्टी, ईमानदारी से आप घर चलते हैं, 3:30 बज गए, घर पहुंचा मैं। पापा के साथ घटना घटी थी, सुबह 9:30-10 बजे वो ऑफिस जा रहे होते। उन्होंने फ़ोन करके, लैंडलाइंस थे, मम्मी को बता दिया था कि भाई आपका सुपुत्र आज जो है खानदान का नाम रोशन कर रहा है वो टी शर्ट पहन के फिल्मों के पोस्टर दिखता पाया गया है, तब स्कूल तो नहीं गया है। तो जब घर पहुंचा तो मम्मी का मूड ख़राब और रोज़ जो खाना मिलता था उस दिन खाना नहीं मिला और उन्होंने किचन बंद कर दिया, ताला लगा दिया ताकि मैं भी ना ले सकूं। पापा आए शाम को 6:30-7 बजे और फिर उसके बाद मैं आगे नहीं बता सकता हूँ आगे के किस्से तो सबको पता ही होंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह के किस्से नहीं हो तो फिर वो बचपन ही क्या, वो बचपन, वो जवानी जिसमें इस तरह के किस्से ना हो। तो मन से एक शेर पढ़ा गया था पत्रकारिता को लेकर, उसका मैंने जो मेरे जहन में शेर आया वो बात के लिए बचा लिया है। पर जो किस्सा अभी हमें सुमित जी ने सुनाया उसको सुनकर मुझे जहन में एक शेर आया है कि जवानी आदमी की किस्साए इल्जाम होती है, जवानी आदमी की किस्साए इल्जाम होती है, निगाहें नेक भी इस उम्र में बदनाम होती है। क्या बात मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर से डिस्क्लेमर कि कृपया इसको फॉलो ना करें, इसको कतई ना माने। मुझे लगता है आजकल के बच्चे तो इस तरह की शरारतों से थोड़े ज्यादा आगे निकल गए हैं। उस पीढ़ी के लिए ऐसी शरारत है जिसके लिए डिस्क्लेमर लगाना पड़ रहा है, और आजकल बिना डिस्क्लेमर के भी ज्यादा शरारतें हो रही है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। इससे आगे बढ़ते हैं, होलकर कॉलेज पे आते हैं क्योंकि इंदौर की यात्रा, और वहां से हम पत्रकारिता के जो सवाल आप सुनने के लिए बैठे हैं उन पर भी आएंगे और आपको भी मौका मिलेगा सुमित जी से सवाल पूछने का। अपने सवाल तैयार रखिएगा, मैं थोड़ी ही देर में इसको ओपन कर दूंगा। सेंट्रल स्कूल की आपने केंद्रीय विद्यालय की बहुत सुंदर यादें बताई, और आपने कहा जो भी है उसी वजह से केंद्रीय विद्यालय से मैं भी पढ़ा, और केंद्रीय विद्यालय के लिए तो कहा ही जाता है, केवी के कुछ साथी हो तो उस पर थोड़ी सी वहां से दाद दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। उसमें बहुत सुंदर गीत था हमारे पास एक हमारी डायरी में, दैनिक में, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। तो उस जज्बात से प्रेरित होकर हमारी स्कूली शिक्षा रही, और अब तो वो एक अलग चर्चा हो जाएगी, इतनी महंगी हो गई शिक्षा की, सोचना मुश्किल है। होलकर कॉलेज की कोई याद, 56 दुकान सराफे की कोई याद, उन दिनों की कोई मस्ती? आज क्या आप चाहते क्या है? इंदौर को याद कर, आप चाहते क्या है आज कि मैं वापस जाऊं कि नहीं जाऊं? मुझे नहीं लगता कभी शरारतें कभी उस कैटेगरी में जाएंगी। अरे मेरे 2 बेटे हैं उनको इंदौर को, उन दिनों के इंदौर को कैसे याद करते हैं? देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि इंदौर की इतनी अच्छी भाषा है, इतना अच्छा रहन सहन है, इतना अच्छा पहनावा है, इतनी अच्छी मतलब हर जगह मित्रता घुली हुई है। ऐसा लगता है कि सब दोस्त हैं हमारे, सब अपने लोग हैं, सब हमारे साथ के लोग हैं। आज भी कहीं कोई मिले कि मैं इंदौर से हूँ तो 1 सेकंड रुक जाता हूँ मैं, अरे कौन है यार, शायद सुन लेते हैं, जान पहचान के व्यक्ति होंगे, मुझको नहीं तो मेरे परिवार में किसी को जानते होंगे। तो इंदौर के साथ वो जो अपनापन है, वो लगाव है, वो निकलता ही नहीं है। होलकर साइंस कॉलेज में, ये वो होलकर साइंस कॉलेज मैंने जानबूझकर बोला, वो होलकर साइंस आदर्श महाविद्यालय, आदर्श और स्वशासी ऑटोनोमस पहला था, और मॉडल कॉलेज भी पहला था। हाँ, और हम लोग शताब्दी वर्ष में शायद उसमें थे। हाँ, शताब्दी वर्ष में थे। होलकर कॉलेज में मैंने पहली बार, क्योंकि हम सेंट्रल स्कूल में पढ़े तो छात्र और छात्रों का आंदोलन क्या होता है, छात्रों के अंदर की ऊर्जा क्या होती है, ये हमको नहीं समझ में आया था सेंट्रल स्कूल में रहते हुए। जबकि उस 89 के दौर में आरक्षण का आंदोलन हुआ दिल्ली में, राजीव गोस्वामी वाला, हम लोग तब 10वीं में थे। जब होलकर में आए और आज़ाद हो गए,
यूनिफॉर्म से आज़ाद हो गए, बैग से आज़ाद हो गए, बस्ता लेके नहीं जाना है, नीली और सफ़ेद यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज के, और मेरे ख्याल से कॉलेज आते हुए बमुश्किल से 2 महीना हुआ होगा, होलकर साइंस कॉलेज के ठीक सामने, जो लोग इंदौर के हैं जानते हैं, एबी रोड है, ठीक गेट से बाहर निकलते से ही आगरा बॉम्बे रोड है, उस पर एक हादसा हुआ। समीर बिष्ट थे। समीर बिष्ट थे, बहुत होनहार एनसीसी के कैडेट हाँ। थे, और इनकी एक्सीडेंट में 2 व्हीलर पर डेथ हो गई थी। डेथ हो गई। और उसके विरोध में छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम किया, प्रोटेस्ट किया। तो हम लोगों ने एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उसको देखा कि छात्र लोग अगर एक हो जाएं, अगर हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को से बातें मनवाई जा सकती हैं। और वो 1 दिन करीब हम लोग दिन भर प्रोटेस्ट पर बैठे रहे थे, और प्रिंसिपल साहब से लेकर और इंदौर के कलेक्टर साहब तक सब आए, सब ने मनाया, मान मनोबल किया, हटिए। तो वो जो इम्प्रेशन एक दिमाग में आया ना कि ये जो ऊर्जा है, अगर इसको ठीक से चैनलाइज किया जाए सही दिशा में, सही पर्पस के लिए, तो हम बहुत कुछ मिलकर ये कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा लेसन मुझे कभी मिला जीवन में, तो वो होलकर से मिला। चाहते क्या थे, सिंपल सी मांग थी कि होलकर साइंस कॉलेज के गेट के सामने स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएं, क्योंकि ट्रक चलते थे, बस चलते थे, और उसमें समीर भाई साहब की डेथ हो गई थी। समीर बिष्ट की डेथ हुई थी, बहुत होनहार थे, और जो दृश्य इन्होंने बताया वो जीवंत होता है आंखों के सामने। अखिलेश वही सिर ला रही है, हमसे 1 साल आगे रहे होंगे उस वक्त। और इंदौर से बहुत लोग निकले हैं, मैंने जो पुराने नाम लिस्ट के अलावा भी आपको अगर जहन में नाम है तो दीपक चौरसिया निकले हैं, अभी प्रणय उपाध्याय हैं, आकाश सोनी वहीं से निकले हैं, सईद अंसारी टेलीविजन पर दिखते हैं आपको, वो भी इंदौर के। मिलिंद खांडेकर है, मिलिंद खांडेकर हैं। ऐसे बहुत नाम है। अखिलेश भाई कोई नाम छोड़िएगा, मैंने पहले भी कहा था, याद दिलाइएगा। दीपक चौरसिया उस वक्त एक बस हमने बीच में खड़ी की थी ताकि ट्रैफिक निकल नहीं पाए, उस बस पर खड़े होकर उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया था। तो ये उस वक्त के छात्रों की ऊर्जा थी, वो बहुत जबरदस्त यादें हैं उस वक्त की। अब मैं वहीं से इस पत्रकारिता पर आता हूँ। आप वो दिल्ली में लगभग 2.5 दशक का समय हो गया। आप जब गए थे उसके पहले अगर किसी की टेलीविजन पत्रकारिता से कोई पहचान थी तो वो थी वर्ल्ड दिस वीक से, या फिर आज तक के 20 मिनट के कैप्सूल से। आपने भी जी टीवी से एज ए इंटर्न अपनी शुरुआत की थी, पहले अखबार में गए, इंडियन एक्सप्रेस में अखबारी पत्रकारिता भी की है सुमित भाई ने, पर फिर जी में लगे, और फिर वहां से कोई ऐसा ब्रांड नहीं है बड़ा नेशनल जिसमें सुमित अवस्थी नहीं दिखाई दिए हो आपको। उनकी पूरी नाम, पहचान, शौहरत, उससे कई बड़ी बड़ी स्टोरीज, जो अपहरण कांड गंदारका उससे लेके संसद पर हमले तक, कई बड़ी स्टोरीज में सुमित अवस्थी नाम रहे, चेहरा रहे, इनकी आवाज, और एक अलग तरह की शख्सियत पहचान। लेकिन आप उस दौर की टेलीविजन पत्रकारिता से अभी की टेलीविजन पत्रकारिता की जब तुलना करते हैं, आप क्या पाते हैं? वो इसलिए कि अभी भी इस देश में पत्रकारिता के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा टेलीविजन की होती है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। टेलीविजन का ग्लैमर अलग है, अखबार की पत्रकारिता और डिजिटल की पत्रकारिता इसके बाद के पायदानों पर आती है। अब चाहे कुछ भी गया, अखिलेश भाई भी सहमत हैं, सिला रहे हैं। अच्छी बात है कि आज आप सभागार में हैं, क्योंकि आप दोनों ने उस दौर को देखा है। टेलीविजन चर्चा का विषय बनता है, टेलीविजन फॉलो होता है, टेलीविजन का इम्पैक्ट होता है, पर आपने इसको वहां से यहाँ आते हुए देखा है। आप कैसे याद करेंगे, खासतौर पर उस समय जब पत्रकारिता के भी बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हैं जो देश के भावी पत्रकार बनने को उत्सुक हैं? दोनों दौर की चुनौतियां जदीप, आप कुछ हम साथ साथ ही ग्रो किए इस इंडस्ट्री में। आपने भी महसूस किया होगा, अखिलेश जी ने भी किया होगा, और भी जो पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं जो उम्र के 45वें साल के ऊपर हो चुके हैं, उन सब ने इस बात को महसूस किया होगा कि वो दौर भी चुनौतीपूर्ण था, ये दौर भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे पहले का जो दौर था वो भी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, और जो नया दौर आएगा, नया वक्त आएगा, वो भी चुनौतीपूर्ण होगा। चुनौतियां हमेशा आएंगी, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी संसाधन आपको आसान मिल जाए, लेकिन पत्रकारिता में चुनौतियां हमेशा रहने वाली हैं। तो चुनौतियों से तो घबराते नहीं हैं, और चुनौतियों की ही वजह से इस प्रोफेशन में हम आए हैं। हमको रूटीन लाइफ नहीं चाहिए थी, हम चाहते थे कि हमको एक चैलेंजिंग लाइफ मिले, हर रोज़ कुआं खोदना पड़े, हर रोज़ हम पानी निकालें। तो ये सोच कर हम आए। जो दौर में अंतराल आया इन 3 दशकों में, 90s से लेकर और आज तक, मैं ये कह सकता हूँ उस वक्त में आपके पास ये ताकत थी कि आप मतलब आपसे बात करने के लिए नेता आतुर रहते थे। मैं नेताओं पर सीधे आ जाता हूँ, जो मैं जानता हूँ कि सब लोग इसी बारे में सोच रहे होंगे। नेताओं को टीवी पे आने का शौक होता था। नेताओं ने टीवी के इंटरव्यूज़ के लिए नेता लोग प्रयास भी करते थे, हमको मेहनत भी करनी पड़ती थी, प्रयास भी करते थे। अब दौर उल्टा हो गया है। अब नेताओं ने सोशल मीडिया की वजह से
जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद ही पत्रकार बन गए हैं। वो खुद ही रोज़ सुबह बता देते हैं कि आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ, आज मेरा ये कार्यक्रम है, आज मैं वहाँ पे माल्यार्पण करूँगा। तो अब हमको पूछना नहीं पड़ता है, हमको बताना नहीं पड़ता है, तो कहने को हमारा काम आसान हो गया है। पर हमारा काम आसान नहीं हुआ, हमारा काम और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है कि अब हमको इसके आगे की चीज़ पता करनी है, इसके आगे वहाँ जाके क्या क्या करना, कैसे पड़ा, क्योंकि अब चीज़ें छुपाई बहुत जाती हैं। चीज़ों को छुपाने को लेकर मेहनत होती है, कुछ शूट ना हो जाए, कुछ दिख ना जाए, उसको लेकर मेहनत होती है कि मोबाइल बाहर रख दो, फ़ोन लेकर मत आना, पेन लेकर मत आना। पहले ऐसा नहीं था, पहले मित्रता थी, घुल मिल जाते थे, आपस में बात करते थे, हंसी मजाक करते थे और लिखते भी थे और नहीं भी लिखते थे, डिपेंडिंग ऑन कि क्या लिखना है। अब कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, अब जो है वो सब ऑन रिकॉर्ड है। आप ये मान के चलिए कि आप जब जो बोल रहे हैं इस डिजिटल ज़माने में, इस कैमरे के ज़माने में, सब कुछ जीवन भर के लिए पर्यंत जो है आपके सामने मतलब हमेशा के लिए पब्लिक डोमेन में है। तो अब आपके अंदर की जो वो सहजता थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अब आप जो पन कर लेते थे, जो व्यंग कर लेते थे, जो आप हंसी मजाक कर लेते थे, टांग खींच लेते थे, वो आपकी आप उनकी अब आप नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से बोल दो कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह का मुहावरा, तो एक लाइन पकड़ के चल जाती है कि लो उसको नचनिया बोल दिया है ना, इसको नचनिया बोल दिया, अरे भाई मुहावरा बोला है। ये चीज़ें बदली हैं, ये चीज़ें बदली, मैच्योरिटी चली गई है, वो अंडरस्टैंडिंग चली गई है। सब लोग बहुत जल्दबाजी में हो गए हैं, सब लोग ब्रेकिंग न्यूज़ के सिनेरियो में आ गए। इसने ईमानदार पत्रकारिता को, ईमानदार लोगों को बहुत बहुत पीछे धकेल दिया है और वो अब इस आज के माहौल में थोड़े से असहज हो गए। जिस सावगोई और ईमानदारी से सुमित जी ने पत्रकारिता के इस दौर में कहा है कि जो सच्चाई से, ईमानदारी से, निर्भीकता से काम करना चाहते हैं, वो शायद थोड़े से असहज हो गए हैं, वो उतना खुलकर काम, मुझे लगता है कि परिवर्तन हर समाज के हर क्षेत्र में आया है। ये दौर का परिवर्तन है, जमाने का परिवर्तन है, लेकिन पत्रकारिता को चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, वॉचडॉग कहा जाता है, पत्रकारों से परंपरा को निभाने की, प्रतिष्ठा को निभाने की उम्मीद की जाती है। और हम तो इस विषय के साथ ही बैठे हैं कि इंदौर का परचम, और इंदौर का परचम ऊंचा इसीलिए है कि हमारे जो पत्रकारिता के और भाषा के संस्कार हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तकों से कम और यहाँ के अखबारों से, यहाँ के पत्रकारों से और उनके व्यवहार से ज्यादा आए हैं। आपने ठीक कहा कि पहले प्रभाव अलग था, एक पत्र संपादक के नाम भी छप जाता था अखबार में तो उस पर एक्शन होती थी, और मैंने खुद पत्र संपादक के नाम एडिट किए हैं इस जमाने में, और जो पत्र छपता था पते के साथ छपता था और उसके मोहल्ले में वो टीम पहुंचती थी। अगर नगर निगम का मामला है तो नगर निगम एमपीबी का मामला, तो तुरंत कार्रवाई होती थी। वहां से ये है कि बड़ी बड़ी हेडलाइन बनकर दिन भर चल रही है, 8 कॉलम में छप रही है, फिर भी प्रभाव नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ हुई है, ये कहाँ पर कमी आई जिस वजह से ये प्रभाव कम हुआ? सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है शायद आप मुझसे बेहतर महसूस करेंगे, और मैं जयदीप के लिए जब ये बात कह रहा हूँ कि जयदीप ने, हम टीवी की दुनिया में चले गए, जयदीप प्रिंट में रहे, जयदीप डिजिटल के हिंदुस्तान में अगर वल्लभ और डिजिटल की बात की जाएगी तो जयदीप कर्णिक का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। उस दौर में जयदीप ने डिजिटल पे काम किया जब हमको डिजिटल का डी नहीं आता था, हमको टीवी का कैमरा पकड़ना आ गया था, कैमरे के सामने खड़ा होना आ गया था, लेकिन इनको पता था कि टेक्स्ट की डिजिटल कॉपीज़ कैसे लिखी जाती हैं, कैसे उसको पॉपुलराइज किया जाता है, कैसे उसको वायरल किया जाता है। अब तो वायरल शब्द बोलने में भी शर्म आती है कि वायरल तो गलत चीज़ ही होती है, अच्छी चीज़ तो बहुत कम होती है। लेकिन तो जो आपने बात कही ना कि क्या कहाँ कमी रही, कमी जो रही वो ये रही कि आज के वक्त में, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा कि आप सब पत्रकार हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, आप जब चाहें जो चाहें शूट कर सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ये जो एम्पावरमेंट हुआ आम पब्लिक के पास, और वो जो फिल्टर हटा जिसको एडिटोरियल कहते थे, एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते थे, कि कोई भी आप अगर मैं खबर लेके जा रहा हूँ, अगर मैं अखबार में, चैनल में काम कर रहा हूँ, तो मेरा संपादक उस खबर को निखारता था, चाहे वो कॉपी डेस्क का व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा सीनियर हो, चाहे वो मेरा ब्यूरो चीफ हो, चाहे वो मेरा संपादक हो। उस खबर में कमियां निकालेगा कि नहीं, इस खबर में ये इसका वर्जन की कमी है, इसका वर्जन लेके आओ, इस कॉपी को ऐसे लिखो, इस हेडलाइन को ऐसे लिखो। वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस थे कि मैं कहीं रास्ते से भटक ना जाऊँ, वो इस फिल्टर की वजह से हमको परिपक्व बनाता था, हमारी कॉपी को, हमारी कवरेज को और मैच्योर बनाता था।
लेकिन अब उल्टा हो गया है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ और फास्ट न्यूज़ के ज़माने में हर कुछ हड़बड़ी करने के चक्कर में, हर कुछ तेज़ी से करने के चक्कर में, और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ डिजिटल है जयदीप आजकल, अब कैमरे चल रहे हैं सब तरफ, सब चीज़ें लाइव भी हो सकता है, हो रही हो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ लोग कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अब आप कुछ भी कह रहे हैं वो सीधे ऑन एयर जा रहा है। वो चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो गए। XYZ ने कुछ भी लिखा और कहीं भी पोस्ट कर दिया, उसकी जवाबदेही क्या है? क्या सिस्टम उससे सवाल कर सकता है? और दूसरी बड़ी बात, तमाम हैंडल्स ऐसे हैं जिसके नाम तक नहीं पता है, जिसमें चेहरे तक नहीं है, किसका फोटो लगा है, किसके नाम से लगा है, क्यों उसका नाम अजीब सा है, क्यों उसका नाम बेतुका सा है, इसकी कहीं कोई चेक नहीं है। तो उसकी खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया। तो मैं ये कैसे मानूं कि जो चीज़ मेरे पास आई है वो सच्ची है कि नहीं है, वो सत्य है कि नहीं है? तो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस हटे हैं, ये जो फिल्टर हटा है, इसने हमारे सिस्टम के साथ बहुत बड़ा मतलब गलत काम किया है। बहुत 2 4 3 4 5 6 ज़्यादा नहीं। आप सबके मन में ये सवाल होता होगा बच्चों कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले वक्त में। डिजिटल का ज़माना है, सब आदमी अपना यूट्यूब चैनल बना के चल रहा है, सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म है। मैं भी आया हूं तो मेरा भी यूट्यूब चैनल बन रहा है, मेरे भी माइक यहाँ लगा हुआ है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जयदीप से सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जयदीप डिजिटल को मुझसे बेहतर, मुझसे ज़्यादा अनुभव से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से न्यूज़ रूम में नौकरियां कम हो जाएंगी, पत्रकारों को काम करने के लाले पड़ जाएंगे, जो काम पत्रकार इंसान के तौर पे करते हैं वो मशीनें करेंगी, कंप्यूटर करेगा। क्या वाकई में इन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत है? देखिए, एक अच्छे एंकर की क्या खूबसूरती होती है। मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, इन्होंने मेरे से सवाल पूछ लिया, तुरंत भूमिका बदल दी। इनका एंकर बनने का अभ्यास इतना तगड़ा है कि ये किसी को नहीं बख्शते, मुझे भी नहीं बख्शता, लेकिन सवाल चूंकि 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल से एंकरिंग कर रहे हैं, तो मैं स्वीकार करता हूं कि ये बहुत अच्छे एंकर है, लेकिन एक सवाल इनका बहुत महत्वपूर्ण है और भावी पीढ़ी से जुड़ा। आप भी सब आजकल आलेखों में, टीवी चैनलों पर, वेबसाइट पर AI, कृत्रिम मेधा जिसको कहा जाएगा हिंदी में, उस कृत्रिम मेधा के बारे में बहुत लिख पढ़ सुन रहे हैं और उसको एक बड़े हवे के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो कृत्रिम मेधा पूरे मानव जीवन को प्रभावित कर रही है, करना शुरू कर चुकी है, आप सोचेंगे उससे ज्यादा तेजी से, और आगे जाकर करेगी ही। आप इससे बच नहीं पाएंगे। जब सैम अल्टमैन जो OpenAI के जनक हैं, जो OpenAI के जनक हैं, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, उस प्रोजेक्ट को कहा गया था। उससे हम समझ सकते हैं कि कितना विध्वंसक आगे जाकर OpenAI हो सकता है या कितनी शक्ति इसकी है। लेकिन बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। जर्नलिज्म को लेकर या किसी भी अन्य क्षेत्र में नौकरियों को लेकर OpenAI के बारे में बात करना या डर खड़ा करना ठीक वैसा ही है जैसा जब कंप्यूटर आए थे और सैम पित्रोदा के जमाने में कंप्यूटरीकरण इस देश का हो रहा था और हम कह रहे थे कंप्यूटर से नौकरियां चली जाएंगी। कोई भी तकनीक नौकरी लेने के लिए नहीं आती है, आपके उसी काम को कम समय में बेहतर तरीके से करने के लिए आती है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस तकनीक को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं या आप इस तकनीक पर हावी हो जाते हैं। शेर की सवारी जैसा है, शेर आपकी सवारी करेगा तो आपको खा जाएगा, आप शेर की सवारी करेंगे तो मां दुर्गा की शक्ति आपके अंदर संचारित हो जाएगी। इतना ही कहना चाहूंगा। इस पे बहुत विस्तार से बात हो सकती है, पर मैं बात करता रहता हूं। रूटीन काम बंद कर दीजिए, अपने स्किल पर भरोसा कीजिए। आपके स्किल की वजह से आपकी पहचान बनी रहेगी। कंटेंट कभी खराब नहीं होगा, न कबीर के जमाने में, गालिब के जमाने में, सूर तुलसी के जमाने में, महर्षि वाल्मीकि के जमाने में कंटेंट की ताकत थी, आज भी है। आप अगर रामायण को भी डिजिटल पर पढ़ रहे हो और AI पर भी पढ़ेंगे तो शक्ति रामायण की है, AI की नहीं है। एक सवाल और, मेरे को एक इशारा आ गया कि सवाल एक सवाल और, उसके बाद सवाल ले लेंगे। बहुत छोटा सा सवाल है। कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है, हमारे सामने आई है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये हम कैसे पहचानें? कोई तरीका है क्या पहचानने का? कोई टूल है क्या पहचानने का? देखिए, एक तो कुछ टूल्स बने हैं जो डिजिटल पर मॉर्फिंग हो रही थी फैक्ट चेक के लिए, तो इमेज, रिवर्स इमेज चेक होता है,
बहुत सारे टूल्स आए हैं और ये बड़ी कंपनियों ने, मेटा और गूगल जैसी कंपनियों ने जारी किए, लेकिन प्रॉपर एआई से ही जनरेटेड कंटेंट है। इसको बहुत प्रिसाइजली नापने वाला कुछ नहीं है। उसके लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जिस इंदौर के परचम की हम बात कर रहे हैं। हम कोई खबर लेकर जाते थे तो हमारे संपादक कहते थे कि अगर ये खबर कोर्ट में भी चले जाए अपने खिलाफ तो कोर्ट में जीत जाओगे, इतने कागज तुम्हारे पास हो तो ही छापना। बस इतना काफी है कि बहुत लंबी बात हो सकती है। एआई से जनरेटेड एक वीडियो मेरे पास आया कि पेंटागन पर हमला हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो 9/11 के बाद इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। उसका बाकायदा एक वीडियो था ट्विटर पर पेंटागन पर हमला होते हुए का, लेकिन जब तक उसको CNN पर, BBC पर नहीं देखा या अमेरिका में जो लोग उपलब्ध थे उनसे बात नहीं की, हमने उसको नहीं चलाया। कुछ वेबसाइट अखिलेश भाई और कुछ टीवी चैनल उसको बैनर हेडिंग लगा चुके थे और वो डीप फेक वीडियो था जिसमें पेंटागन पर हमला होते हुए दिखाया गया था। और आने वाले समय में ऐसा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बेसिक्स पत्रकारिता के मत भूलिए। 2-3 सोर्सेज से जब तक वेरीफाई नहीं हो जाए या आपका रिपोर्टर वहां खड़े होकर उस घटना को नहीं देख रहा है, मत चलाइए। तो मतलब एक लाइन में बोलूं तो ये जो बहुत तेज चलने के चक्कर में ही आदमी लड़खड़ाता है और गिरता है। तो धीरज रखिए, धैर्य रखिए, समझदार बनिए, आप लंबी रेस दौड़ेंगे और आप जीतेंगे। एक आखिरी सवाल मैं रोक रहा हूं सुमित जी के लिए, पहले आपके सवाल ले लूंगा क्योंकि समय का इशारा